गुड इवनिंग बच्चों, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, क्लास हमेशा डेली 5 बजे होती है। आज कुछ रीजन से जो है वो क्लास 5:30 बजे हो गई, तो भाई इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा। बट ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि दूसरा एक प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा था, इस कारण से जो है ये क्लास थोड़ा सा डिले होनी पड़ी भाई, डिले करनी पड़ी भाई। फाइन। सो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। आई थिंक आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज का हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, अर्थात कैसे बने हिमालय। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी ने इसके बारे में यूट्यूब वगैरह पर पर्याप्त रूप से जो है वो ये जानकारी ले ली होगी या फिर देख लिया होगा कि हिमालय कैसे बना था। बट आज की क्लास में हम बहुत डिटेलिंग में चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे जो शायद आपको जनरली फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में आपको किताबों वगैरह में नहीं मिलेंगे। फाइन। जैसे हिमालय में सिंटेक्शियल बेंड है, हिमालय में 2 जगहों पर बेंड हमें दिखाई देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे हिमालय के हॉग बैक अपीयरेंस के बारे में, अर्थात हॉग बैक की आकृति हमें हिमालय में दिखती है। यह सिंटेक्शियल बेंड अर्थात दक्षिणावर्ती मोड़ हिमालय में कैसे आया है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि हिमालय में जो है वो हॉग बैक का आकृति हमें क्यों दिखती है। थर्डली हम बात करेंगे कि हिमालय में जो वॉल्केनिज्म है यानी कि ज्वालामुखीयता है, ये है या नहीं है। जनरली आप सभी को लगता होगा कि हिमालय में ज्वालामुखीयता नहीं है, बट आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हिमालय में ज्वालामुखी हुआ करते थे, अभी नहीं है, या फिर ज्वालामुखीयता कैसे थी और वो कैसे खत्म हो गई। साथ ही आज की क्लास में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो हिमालय है इसकी उत्थान होने से, मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ने से हिंद महासागर में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे हिंद महासागर के अंदर चेंजेस आते हैं। और मैं किसी जलवायु की बात नहीं कर रहा हूं, लेट मी टेल यू कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। मैं जलवायु के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सागर के नीतल की, अर्थात आधार की बात करेंगे हम कि महासागरों के अंदर एग्जैक्टली क्या परिवर्तन आते हैं। तो आज की क्लास में हम ब्रॉडर सेंस में बच्चों चर्चा करेंगे हिमालय का उत्थान या हिमालय का निर्माण, और इसमें बहुत सारी नई चीजें आएंगी, तो मेक इट श्योर कि आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। मैं जल्दी से आपको प्रीवियस क्लास के बारे में बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने डिटेल में चर्चा करी थी इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। मैंने आपसे वहां कहा था कि भाई अगर आप रीजनल पावर या फिर एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव यानी कि एशिया के अंदर जो स्थानीय शक्तियां हैं उसके संतुलन के बारे में जानना चाहते हो, जो कि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने यहां पर जिक्र करा था बेसिकली रशिया के बारे में और हमारे ऑयल इंपोर्ट के बारे में, तो ये सारी चर्चा हमने देख रखी थी। यहां से हमने जो है NJ 9842 सियाचिन ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस, कारगिल के एरिया का इंपॉर्टेंस और कैसे हमारी LOC का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, इस सब के बारे में ब्रॉडर सेंस में चर्चा कर ली थी और बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। वैसे आगे बढ़े जरा तो इसके बाद मैंने जैसा बताया ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में चर्चा हुई थी और साथ में हमारे हिंद महासागर के पूरी जियोपॉलिटिक्स हमने समझी थी सीमाओं के रिस्पेक्ट में। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता हो जिससे वो ये PDF डाउनलोड कर पाए, ठीक है, तो ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो है इस टेलीग्राम चैनल, ये मेंशन्ड है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस नाम से भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंडली, आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर जो है वो मेल कर दो, आप मेल कर दोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप जो है वो अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके समस्या है वो आप मेरे साथ साझा कर पाओगे, आप मेरे साथ शेयर कर पाओगे, ठीक है। एक बात। नाउ अनदर थिंग इज, याद रखिए कि ज्योग्राफी के जिस चैप्टर में अब हम आने वाले हैं, फाइन, ये चैप्टर आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, तो थोड़ा सा ना अपना ध्यान इसकी ओर आकर्षित रखिएगा कि सर एक सेकेंड ना, मैं जरा इसे देख लूं भाई, कहां है भाई, हम जरा मैं कमेंट सेक्शन को एडजस्ट कर लूं। चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि हम अब हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली हिमालय का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। ये ऑप्शनल का बैच है, मैं आगे इस बैच के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप डिटेल में मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपका वेलकम है, ये बैच आपका वेट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम जस्ट सेकेंड, मैं इसे जरा पिच ब्लैक कर लूं, अदरवाइज हमें पढ़ते समय थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होगा। चलिए, तो हमारा आज का विषय है हिमालय
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हिमालय का किस प्रकार से निर्माण हुआ है। जरा मैं इसे ठीक तरीके से मेंशन कर दूं, इंग्लिश में से हिमालयास लिखा जाता है। फाइन, आइए किस किस बिंदु पर किस किस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। और देखो एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो मैं बनाता हूं ना बोर्ड में बच्चों, ये कहलाता है माइंड मैप। अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हो तो आपको ना एग्जाम में इससे आंसर राइटिंग में बहुत फायदा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तैयारी करें जैसे आप जो है वो एक्चुअल में आंसर राइटिंग करते हो। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस स्टूडेंट का आंसर अच्छा होता है, उस स्टूडेंट का आंसर अच्छा होता है जिसके नोट्स अच्छे होते हैं। अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं है तो आपका आंसर भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सर बांग्लादेश की बॉर्डर में के बारे में भी बता दीजिए। बच्चे बांग्लादेश की बॉर्डर का ना चर्चा हमें रिवर वाले सेक्शन में आ जाएगी, वहां मैं एनक्लेव्स के बारे में चर्चा करूंगा और कैसे एस्टैब्लिश हुए थे, और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, और बहुत डिटेल में इस सारे पॉइंट्स को, बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर हमारी रिवर्स वाले सेक्शन में कवर हो जाएगी। सो थोड़ा सा वेट करिएगा, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके चलिए, सो निर्माण वाला सेक्शन, एक तो हम इसका निर्माण बहुत डिटेल में देखेंगे। सेकेंडली हम चर्चा करेंगे कि हिमालय का विस्तार कैसा है, मतलब हिमालय के निर्माण के पश्चात हम हिमालय के विस्तार के बारे में बात करेंगे। थर्डली हम हिमालय के विभाजन के बारे में बात करेंगे, और फोर्थली फिर हम हिमालय के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस, विभाजन अर्थात इसका डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन। फाइन, अभी जरूरत नहीं है, अदरवाइज अननेसेसरी हमारा समय काफी व्यर्थ होगा इसमें। वैसे भी आज की क्लास में हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ठीक। तो आइए बच्चों, हम यहां से स्टार्ट करते हैं हिमालय का सबसे पहले निर्माण कैसे होता है। बट निर्माण को जानने से पहले देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। इसके पश्चात मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ा हिमालय के कुछ माइनर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, मतलब कुछ एसोसिएटेड इसके टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसके लिए तैयार है ना कि कुछ एसोसिएटेड टॉपिक्स भी हम इसमें कवर करेंगे। आइए सबसे पहली चीज तो यहां देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालय का एक परिचय लीजिए। फाइन, हिमालय एक परिचय। पहला पॉइंट दैट हिमालय जो है यह कहलाता है एक नवीन वलित पर्वत। नाउ टेल मी के इस नवीन वलित पर्वत को इंग्लिश में कहा जाता है इस यंग फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन। फाइन, अब एक बात बताइए कि हिमालय को यंग फोल्डेड माउंटेन क्यों कहा जाता है। टेल मी, कोई स्टूडेंट है ऐसा जो मुझे बता पाए कि एग्जैक्टली क्या रीजन है कि हम इसे जो है वो यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, नवीन वलित पर्वत कहते हैं। कुछ आइडिया है क्या रीजन होगा? देखो जनरली स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि हिमालय को हम नवीन वलित पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, मतलब हिमालय की आज भी जो है वो ऊंचाई बढ़ रही है, इसलिए हम हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। बट याद रखना ये एकदम सुपरफिशियल आंसर है माफ कीजिएगा। फाइन, याद रखें कि इसे यंग फोल्डेड कहने का रीजन है कि ये अल्पाइन जो पर्वतीकरण है, अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण इसका निर्माण हुआ है, के कारण इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब ये अल्पाइन पर्वतीकरण क्या है और इसका नवीन वलित पर्वतों से क्या कनेक्शन है? तो देखो मैंने आपको एकदम वेरी फर्स्ट क्लास में यह बात इंडिकेट करी थी बच्चों, ध्यान दीजिए कि मैंने आप सभी को बताया था दैट अगर आप पढ़ रहे हो तो वाटर ड्रॉप इफेक्ट में पढ़िएगा। वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब क्या है? टॉपिक हमेशा सेंट्रलाइज्ड मैनर में नहीं पूछा जाता, उससे एसोसिएटेड डायमेंशंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि हिमालय यंग
या फिर नवीन वलित पर्वत है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि इससे संबंधित और चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले नवीन वलित पर्वत कहते हैं बिकॉज ये अल्पाइन पर्वतीकरण का पार्ट है, और दूसरा डायमेंशन है कि अल्पाइन पर्वतीकरण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग मैप बनाना ध्यान से सीख लीजिए। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एज इट इज आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करिए। ठीक, मैप बनाना या फिर मैपिंग सीखने का तरीका क्या है, तो इसे सीखने का सिर्फ एक तरीका है, वो है जस्ट कॉपी इट। जैसा बना रहा हूं मैं वैसे ही आप ट्राई करें कि आप अपनी कॉपी पर बना लें। मेरी बात समझ रहे हो? तो ट्राई करो कि जैसा ड्रॉ मैं कर रहा हूं वैसे ही आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो यहां देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, दिस इज अ पार्ट कॉल्ड दक्षिण अमेरिका। ये पोर्शन आपको दक्षिण अमेरिका दिखेगा। ठीक, ये प्लेस है टियारा डेल फ्यूगो। इसके पश्चात चलना स्टार्ट कीजिए, ये मध्य अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहां से आप आएंगे तो ये कैनेडियन शील्ड है। ये चलते हुए मैं अलास्का जा रहा हूं, और यहां से चलते हुए जो है हम कैलिफोर्निया की खाड़ी से यहां आ चुके हैं। ठीक, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज साउथ अमेरिका। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये है अफ्रीका का एरिया। ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया ये देश आते हैं। ठीक है, यहां से चलते हुए जाओगे तो अरब का प्रायद्वीप आएगा। ये पोर्शन है इस प्रायद्वीपीय भारत। ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहां चाइना का पोर्शन है, ये कोरिया का प्रायद्वीप है, और यहां से कामचटका का प्रायद्वीप। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये साइबेरिया का सेक्शन है। और यहां से चलते जाइए, ये ग्रीस, दिस वन इज इटली। यहां से चलते हुए जाओगे तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया। ठीक, अब देखो यहां से जाओगे चलते हुए तो ये पोर्शन ऐसा आपको निकला हुआ सा दिखाई देता है। यहां नॉर्वे आएगा, इसके बाजू में स्वीडन, इस तरफ फिनलैंड। यहां पे जो बाल्टिक नेशंस हैं इसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और रशिया का एनक्लेव। याद रखना कि बाल्टिक सागर के साथ रशिया बॉर्डर बनाता है। देखो इतनी देर में ना जो मैंने अभी जितनी इंफॉर्मेशन बोली है, बहुत सारा कुछ मैंने एक साथ बहुत सारे देशों का ऑर्डर बोल दिया है। अभी लेक्चर कंप्लीट कर लो। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से एक बार अपने नोट्स ओपन करना, और ओपन करने के बाद जिस लोकेशन पे जो देश मैं बोल रहा हूं, मैं रैंडमली उसे नहीं कह रहा हूं, मैं मतलब एग्जैक्टली ऑर्डर में उसे रिपीट कर रहा हूं। तो आप एक काम करें कि उस ऑर्डर में उस देश को याद कर लें। इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको, एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, यहां मैंने क्या कहा, यहां पुर्तगाल कहा, फिर स्पेन, फिर फ्रांस देन जर्मनी, जर्मनी के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद रशिया। यहां नॉर्वे है, यहां स्वीडन है, यहां फिनलैंड है। यहां पे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और रशिया, रशिया का एनक्लेव आता है। ठीक, तो अब मैंने आपको यहां के मेन नेशंस बता दिए हैं। अगली क्लास में जब ड्रॉ करूंगा मैं तो इसमें और नेशंस ऐड कर दूंगा। यहां मैंने अभी अफ्रीका के बारे में कहा कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आता है। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यहां से नीचे आओगे तो केन्या आएगा, केन्या के नीचे आओगे तो युगांडा आएगा, युगांडा के नीचे आओगे तो तंजानिया आएगा, मोजाम्बिक आएगा, अंदर साउथ अफ्रीका आएगा, उसके बाजू में देखोगे तो नेशंस का ऐसा ऑर्डर चलते हुए आ जाएगा। आपको सारे नेशंस का एनालिसिस पता चल जाएगा। और इससे क्या फायदा होता है, तो देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्रिमेंडसली आपका नॉलेज इंक्रीज कर देगा। आप ये देखते हैं जो सेक्शन दैट भाई करंट बेस्ड मैपिंग आती है, तो भाई करंट बेस्ड मैपिंग में पूछा क्या जाता है, ज्यादातर केस में देशों की सीमाएं पूछी जाती हैं, इनकी पॉलिटिक्स पूछी जाती है। और ये सीमाएं और ये पॉलिटिक्स आप बहुत सिंपली सिर्फ इस सीरीज को मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको वर्ल्ड मैप, पर उसके बिना पढ़ाए ही आपको सारे देश फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं 100+ कंट्रीज आपको यहीं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ते हुए याद हो जाएंगी। फाइन, तो बस आप थोड़ा फॉलो करते रहिएगा और चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आदत डालिएगा। ठीक है, ये है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं आइलैंड्स वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो एक रफ मैप ये सफिशिएंट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अल्पाइन पर्वतीकरण क्या होता है। तो देखो अल्पाइन पर्वतीकरण का मतलब है एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर वो माउंटेन्स बने जो आज के समय आपको सिग्निफिकेंटली हाई दिखाई देते हैं, पर्याप्त रूप से ऊंचे दिखाई देते हैं। इसमें देखिए एक ये कॉरिडोर आता है, इसे कहा जाता है रॉकीज। ये वाला सेक्शन है, ये वाला हिस्सा कहलाता है रॉकीज पर्वत। फाइन, ये दिखाई देगा ये एंडीज है। ये हिस्सा यहां आपको दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज एल्प्स। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहां आपको दिखाई देगा एटलस। ये सेक्शन जो आप देख रहे हो यहां आपको दिखाई देगा हिमालय।
और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहां आपको दिखाई देगा इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो मेक श्योर के हिमालय नवीन वलित पर्वत है। इसका मेजर रीजन ये है कि वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक समय था। इस समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैं अभी याद कराने के उद्देश्य से नहीं आया हूं, अदरवाइज मैं पूरा, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो जस्ट मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। मैं आपको पूरा 16 एरास का पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, अर्थात लगभग मानकर चले 4.3 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री, एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे संडे के दिन, और लगभग 3-3.5 घंटे की क्लास में आप पृथ्वी के पूरे भूगर्भिक इतिहास को अपने फिंगर टिप्स पर याद कर लोगे। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन। फाइन, हम शुरू करेंगे फ्रॉम आर्कियन, जब पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी, और एंड करेंगे उस समय पर जहां पर मानव रह रहा है, और इंक्लूडिंग मानव का उद्विकास, मतलब कैसे जो है वो मानव का उद्विकास हुआ था, ये सारी चीजें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो जरा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, आई विल डू दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। सो एक समय था पृथ्वी पर जिसे हम कहते हैं न्यूज़ोइक काल के पहले का, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, ठीक। ये जो पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन का काल है, इस काल के समय जो पर्वतीकरण हुआ था पृथ्वी पर, यानी कि जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसे हम कहते हैं अल्पाइन पर्वतीकरण। सो हिमालयाज आर यंग फोल्डेड माउंटेन, नॉट ओनली बिकॉज, मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी ऊंचाई बढ़ रही है, ये इसलिए नवीन वलित पर्वत है क्योंकि ये जो अल्पाइन पर्वतीकरण है ये सबसे नवीन पर्वतीकरण है, नवीन पर्वतीकरण है। सबसे लेटेस्ट जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है ये उसका परिणाम है, अर्थात हिमालय नवीन है क्योंकि सबसे नवीन पर्वतीकरण के कारण यह बना है, ठीक। इसका आंसर यह नहीं है कि हिमालय सबसे लास्ट में बना है, ये सारे लगभग आगे पीछे ही बने हैं। ओहो, ये वाला फाइन, ये सारे लगभग आगे पीछे ही बने हैं, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत है क्योंकि पृथ्वी पर आखिरी बार पर्वतीकरण ही इसके समय हुआ था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हिमालय क्यों कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची पर्वत श्रेणी है, यह हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। लेकिन यह नहीं कहा जाता कि यह सबसे लंबी है। फाइन, मतलब आप देखें तो हिमालय को सबसे ऊंचा कहा जाता है, पर आप कभी नहीं देखेंगे कि हिमालय को सबसे लंबा पर्वत कहा जाए। फाइन, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी नहीं है हिमालय। पर यहां ध्यान से देखिए, अगर आप हिमालय के विस्तार को इंक्लूड कर दें, अच्छा एक मिनट, इसके बारे में एक पॉइंट और बताता हूं। हिमालय का एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है, मतलब हिमालय की श्रेणियों का भी विभाजन देखेंगे हम तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक। इंग्लिश में से ग्रेट हिमालयास कहते हैं या ग्रेटर हिमालयास, ठीक। आप देखोगे कि इसकी जो औसत ऊंचाई है ये लगभग 6000 मीटर है। ध्यान से सुनिएगा, हिमालयास की औसत ऊंचाई, ग्रेटर हिमालयास की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और वर्ल्ड की लगभग टॉप 20 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, फाइन, ये आपको जो है वो यहीं दिखाई देंगी। ये इंडिकेट करता है कि हिमालयास की हाइट ज्यादा नहीं है बच्चों, ये हाइट बहुत ज्यादा है। अर्थात अगर हिमालयास क्लास का एक स्टूडेंट है, अगर हिमालय क्लास का एक स्टूडेंट है तो क्लास में सारे बच्चों की हाइट अगर 4 फीट है तो हिमालय की जो हाइट है ये 8 फीट के आसपास है। आप इस बात से अंदाज लगाओ कि हिमालय कितना ऊंचा है, दैट इसके समकालिक अल्पाइन पर्वतीकरण से जितने भी माउंटेन्स बने हैं, इन सारे माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक की ऊंचाई भी 6000 मीटर के आसपास नहीं है। इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दें तो आप पाओगे कि हिमालय की औसत ऊंचाई, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई के आसपास भी अदर अल्पाइन पर्वतीकरण से बने पर्वतों की मैक्सिमम पीक की ऊंचाई भी नहीं आती। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि हिमालयाज ऊंचे नहीं हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, इनकी हाइट
सबसे ज्यादा है। खुश, पॉइंट नोट। नाउ नेक्स्ट थिंग, याद रखिए कि हम ये क्यों नहीं कहते कि हिमालय की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो इसका कारण है कि हम हिमालय की लंबाई मेजर कहां से करते हैं। अगर मैं सही सही कहूं तो जिस फोर्स के कारण, जिस बल के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम उस फोर्स को इंक्लूड करें तो उस फोर्स के कारण जितने भी पर्वत बने हैं, अगर आप सबकी लंबाई को इंक्लूड कर दो तो हिमालय की जो लंबाई है वो विश्व के अदर सारे पर्वत श्रेणियों से ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, डन। चलो अब यहां पर देखना क्या आएगा इसमें। तो ये हिमालय के जो है कुछ विस्तार हैं, हिमालय के कुछ विस्तार, जरा ध्यान से देखना। जरा मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूं। देखो यार, क्लास मैं चाह रहा हूं दैट हम जैसे अब तक ज्योग्राफी पढ़ते आए हैं, ठीक है, मतलब चीजों को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना, जनरलाइज्ड मैनर में देखना, उससे थोड़ा सा अलग हटके चीजों को थोड़ा डिटेल में देखें। ठीक, मतलब इस सीरीज को लाइव लाने का उद्देश्य ही यह है कि मैं चीजों को थोड़ा डिटेल में आपको समझा सकूं। अभी कुछ समय है मेरे पास जब जो है आप कह सकते हो कि मैं लाइव क्लास ले सकता हूं। ठीक, अदरवाइज जनरली क्लासेस का इंगेजमेंट इतना रहता है, पेड जो है वो जैसे ऑप्शनल की क्लासेस है वो 1 से 4 चलती हैं डेली। इसके अलावा जीएस की क्लासेस में भी मेरा इंगेजमेंट होता है। सो जीएस की क्लास, फिर ऑप्शनल की क्लास, इसके बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूं कि सामान्यतः जो है वो लाइव क्लास के लिए समय नहीं रह जाता। तो अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं तो आप ना अभी इसका पूरा फायदा उठा लें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे नोट डाउन कर लें, बिकॉज आने वाले समय में आपको हो सकता है कि जल्दी ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए नोट डाउन करते जाएं। देखो हिमालय का विस्तार, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ये है हमारा हिमालयन पोर्शन। ठीक, अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, हिमालय का निर्माण अभी न्यूज में भी रहा था। हिमालय के निर्माण के बारे में यह बताया गया था दैट हिमालय के क्षेत्र से हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट टूट रही है और इसके टूटने का कनेक्शन है हिमालय के निर्माण के साथ। अगर मैं 2 मिनट टॉपिक को जंप कर थोड़ा सा आगे जाऊं तो इसका करंट डायमेंशन ये अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ये अगर बच्चों हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है, दिस इज आर प्लेट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, तो डियर ये प्लेट ना ब्रेक हो रही है। तो जनरली बच्चों को क्या लगता है कि ये यहां से टूट रही होगी, बट ये यहां से नहीं टूट रही है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये प्लेट जो है वो इस तरीके से टूट रही है। ये वाला भाग जो है वो नष्ट हो रहा है, ये वाला भाग टूट रहा है, और इस टूटते हुए भाग के कारण एक एविडेंस ये इकट्ठा करा जा रहा है कि हो सकता है ये नीचे वाला भाग जो इसके ऐसे नीचे तरफ आता है, ये वाला सेक्शन जो है ये जमीन के अंदर जा रहा हो, और ये अगर जमीन के अंदर जा रहा है तो यहां पर मैग्मा से इसकी मुलाकात हो रही हो, और मैग्मा से अगर इसकी मुलाकात हो रही है तो ये पिघलेगा, और अगर ये पिघलता है तो पिघलने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम ये जरूर बनते हैं। और तिब्बत के पठार में वैज्ञानिक जो है वो झीलों का अध्ययन कर रहे हैं, लेक्स का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इन लेक्स के अंदर से हमें हीलियम के साक्ष्य मिल रहे हैं, और अगर ये हीलियम के साक्ष्य इन्हें मिल गए तो याद रखिए ये सिद्ध हो जाएगा कि हिमालयन प्लेट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है वो हिमालय के नीचे गल रही है। ये इसका अभी से 5-6 महीने, मतलब 5-6 महीने भी नहीं, 2 या 2.5 महीने पहले का करंट अफेयर है दैट ये जो प्लेट है ये ऊपर वाला हिस्सा ये ब्रेक हो रहा है, और जो नीचे वाला हिस्सा ये जो है वो सबसाइड होकर या फिर छेपित होकर नीचे जा रहा है, और यहां से ये मेल्ट हो रहा है, और इसके मेल्ट होने के कारण मैग्मा बन रहा है। और अगर इसको प्रूफ करना हो तो वैज्ञानिक लद्दाख में जो लेक्स हैं उन लेक्स के पानी के अंदर जो है वो हीलियम के एविडेंसेस ढूंढ रही हैं। अगर उन्हें ये एविडेंस मिल जाता है तो फिर यह सिद्ध हो जाएगा कि हिमालय की ये जो प्लेट है ये नीचे से डिसॉल्व हो रही है, गल रही है, नष्ट हो रही है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे टूटकर अलग हो रहा है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत हिमालय के निर्माण के साथ टूटकर नष्ट भी हो रहा है, और साथ ही ये पिघल भी रहा है मैग्मा के अंदर। तो आने वाले कुछ समय में ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में रहेंगी। तो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो इसे ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में आपको इस तरीके से जो है वो हिमालय दिखाई देगा। जनरली हम ऐसा ही ड्रॉ करते हैं,
और हिमालय की जब ऊंचाई नापने की बारी आती है तो जो साइंटिस्ट हैं वो ऊंचाई का कैलकुलेशन कहां से करते हैं? ऊंचाई का कैलकुलेशन इस प्रकार से करा जाता है, माफ कीजिए, लंबाई का कैलकुलेशन। ये एक पर्वत है, इस पर्वत को कहा जाता है नंगा पर्वत, माउंटेन। ये आता है लद्दाख में, ठीक। और ये जो माउंटेन है इसे कहा जाता है नामचा बरुआ पर्वत। इंग्लिश में से बारुआ लिखा जाता है, तो देख लेना, नामचा बरुआ या बारुआ पर्वत, ठीक। ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। सो ये पर्वत है नामचा बरुआ पर्वत, ये है नंगा पर्वत, और इसके बीच हिमालय की लंबाई जो है वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसीलिए हिमालय सबसे लंबा वलित पर्वत नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट फोल्डेड माउंटेन नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत, जो मुख्यतः हिमालय का क्षेत्र है, उसे इंक्लूड करते हैं अपने डिस्कशन में। बट अगर आप एक्चुअली में इसकी लंबाई देखो और इसके सारे विस्तार से देखो तो जरा ध्यान दीजिएगा, हिमालय का ही एक विस्तार यहां आपको दिखाई देगा। यह जो पोर्शन है इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। ये नॉर्थ ईस्ट में आती है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में आती है। और कौन कौन सी है जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखाई देगा हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये हमारा प्रायद्वीपीय, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक। और इस नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में जरा मैं फिर से ड्रॉ करूं, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, ठीक। और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र में आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ठीक। और इस तरीके से आपको यहां पर रेंज दिखाई देगी, इसे कहा जाता है पटकाई बूम। ये रेंज है इज नागा, दिस इज मणिपुर, और दिस वन इज मिजो, ठीक। सो याद रखो दैट ये पूरा पोर्शन ये कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां मेंशन कर दूं, दिस इज कॉल्ड एज पूर्वांचल हिल्स, ठीक। और पूर्वांचल हिल्स में आपको कौन कौन सी पहाड़ियां दिखाई देती हैं? तो यह है पटकाई बूम, यह है नागा हिल्स, यह है मणिपुर हिल्स, और यह पोर्शन है इस कॉल्ड एज लूसाई हिल्स, फाइन। तो पटकाई बूम, नागा, मणि, मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स के पास लूसाई हिल्स भी हैं, ठीक। ये इनका क्रम है। कहां कौन सी आती है इसे भी नोट डाउन कर लो। यह पोर्शन आता है अरुणाचल प्रदेश में, यह आता है नागालैंड में, यह आता है मणिपुर में, एज इसका नाम दिखा रहा है मणिपुर, और यह आता है मिजोरम में, ठीक। अब देखो, यह हो गया पूर्वांचल हिल्स। क्या हिमालय केवल यहां तक है? तो ध्यान से सुनना, हिमालय बच्चों केवल यहां तक नहीं है। आइए यहां ध्यान दें, यहां से ऐसे नीचे जाओगे तो यह जो हिस्सा दिखाई देता है यहां पर, यह अरुणाचल प्रदेश, यह म्यांमार के अंदर आता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अराकान योमा पर्वत, ठीक। यह जो अराकान योमा श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है बेसिकली, यह पर्वत श्रेणी आती है म्यांमार में। यह आपको दिखेगी म्यांमार में। और इवन अब जब आपने मैप प्लॉट करा ही है तो इसे भी प्लॉट कर लें कि इसके बाद यह जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ध्यान से देखिएगा, यह वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, यह क्षेत्र कहलाता है रखाइन प्रोविंस, ठीक। यह म्यांमार में आता है, इसे कहते हैं रखाइन प्रांत। यह है रखाइन प्रांत। और बच्चों ये रखाइन प्रांत और अराकान योमा नाम, ये दोनों न्यूज में रखा है, फाइन। रखाइन प्रोविंस क्योंकि यहीं से जो है वो चकमा शरणार्थी और एक और शरणार्थी हुआ करते थे रोहिंग्यास, वो यहीं से बिलोंग करते थे,
फाइन। तो चकमा रोहिंग्यास वो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और यहीं से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए जो है वो भारत आए हुए थे। ठीक। दूसरी चीज, यहां पर ये जो अराकान पर्वत श्रेणी देख रहे हो, इसके नाम से एक आर्मी बनी है। इस आर्मी का नाम है अराकान आर्मी। और अराकान आर्मी जो है रिसेंटली न्यूज में रही थी क्योंकि यह आर्मी यहां के सिविलियंस के द्वारा बनाई गई है। म्यांमार की सेना से ये वॉर लड़ रहे हैं और म्यांमार में चल रही है सिविल वॉर। और सिविल वॉर में दो ग्रुप हैं, एक जनता एक जो है वो जनता आर्मी है। जो जनता आर्मी है वो वहां की ऑफिशियल आर्मी है और दूसरा है ब्रदरहुड अलायंस। और ब्रदरहुड अलायंस में से सबसे बड़ी आर्मी अराकान आर्मी है। तो याद रखना, इस कारण से ये नाम भी न्यूज में था। तो अराकान ये श्रेणी दिखाई देगी। अराकान श्रेणी के एक तरफ आपको रखाइन प्रोविंस दिखाई देगा और रखाइन प्रोविंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कभी सोच कर देखिएगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी हम म्यांमार के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करते या फिर हम इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करते कि म्यांमार में सिविल वॉर को बंद करा जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली रोहिंग्यास वाला। फाइन। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा यहां एक इंटरेस्ट है। और क्या इंटरेस्ट है? तो याद रखना, रखाइन प्रोविंस में इस प्लेस पर आपको एक पोर्ट दिखाई देगा। इस पोर्ट को कहते हैं सितवे पोर्ट। ठीक है, नाम नोट डाउन कर लो, इसे कहा जाता है सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह। और ये जो सितवे बंदरगाह है, इस बंदरगाह को इंडिया ने बाय कर रखा है। ठीक, ये इंडिया के पास है और इस बंदरगाह को हम जोड़ रहे हैं कलकत्ता के साथ जो यहां आता है। ठीक है, हम इसे कलकत्ता के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं। और इस सितवे पोर्ट का क्या महत्व है? तो इस बात से समझो दैट हमारे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी समस्या चाइना है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट आपको दिख रहा है, इसका ये देखिए, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है भारत का चिकन नेक। इसी को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इसी को कहते हैं भारत का नेशनल हाईवे नंबर 37A का क्षेत्र। सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यह है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो हमसे जस्ट एक सिंगल नेशनल हाईवे 37A के माध्यम से जुड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके जस्ट बाजू में चाइना है। समझ पा रहे हो? अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हमें मिले अल्टरनेटिव एंट्री इन नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट में जो है वो दूसरे रास्ते से भी पहुंच पाए, हमारे पास कोई और पाथ भी हो नॉर्थ ईस्ट जाने का। और ये जो पाथ है ये हमें प्रोवाइड करता है ये बंदरगाह। कैसे करता है ये बंदरगाह? क्योंकि यहां से जो है एक नदी निकलती है और ये नदी जो है ये कहलाती है कलादान नदी। ठीक है, सो कलादान रिवर। अब ध्यान से सुना, ये जो कलादान नदी है सितवे बंदरगाह से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है। फाइन। तो हमें बेसिकली इसके माध्यम से एक रास्ता मिल जाता है। अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि चाइना जो है वो इधर पे यहां से जो है वो कनेक्ट करते हुए इस एरिया को ब्लॉक कर दे, फाइन, तो हमें अल्टरनेटिव पाथ, हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ हो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एंटर करने का। यह काम करता है सितवे पोर्ट और यह आता है रखाइन प्रोविंस में। और इसी कारण भारत जो है वो इस एरिया को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेंटेन करता है। ठीक, तो याद रखो दैट ये हिमालय का टॉपिक पर वापस आते हैं। ये हमारा पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हिमालय की पहाड़ियों का विस्तार है। पटकाईबूम, नागा, मणि, मिजो। एक बार जोर से सांस खींचिए और ये सारे नाम जो है वो रिपीट कर लीजिए। से इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो, जल्दी से बताइए। पटकाईबूम, नागा, मणि, मिजो और फिर नीचे आएंगे तो अराकान योमा की पहाड़ियां। ठीक, बट कहानी बच्चों यहीं तक नहीं है। आप देखोगे कि ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। अब पूर्वांचल के बाद नीचे आइए, यहां मैं जरा मेंशन कर दूं, ये हो गया कौन सा पर्वत? अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत। बट कहानी यहां तक भी लिमिटेड नहीं है। इवन आपको हिमालय का विस्तार सागर के अंदर भी दिखेगा। और ये सागर के अंदर विस्तार कैसे है? तो आप ये जो यहां पर आइलैंड्स देखते हो, जिसे आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, यह कहलाता है अंडमान व निकोबार आइलैंड्स।
निकोबार द्वीप समूह। याद रखिए कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दे आर एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। जिस फोर्स ने, जिस पावर ने बेसिकली हिमालय का निर्माण करा है, उसी बल ने इस एरिया में अंडमान और निकोबार का निर्माण करा है। बस अंतर यह है कि यहां पर जो कोलिजन हो रहा है, यहां पर जो अभिसरण हो रहा है, वो महाद्वीपीय अभिसरण है, और इस एरिया में जो अभिसरण हो रहा है यह बेसिकली महासागरीय और महासागरीय अभिसरण है। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से अत्यधिक ऊंचे पर्वत बनते हैं, और महासागरीय और महासागरीय प्लेट के अभिसरण से जो है वो चापाकार द्वीप समूह, या फिर मैं कहूं फेस्टून्स या आर्किपेलागोस, कुल मिला के वही चाप के आकार में जो द्वीप हैं, इनका फॉर्मेशन दिखाई देता है। सो मेक इट श्योर कि हिमालय का कंटिन्यूएशन ही यहां अंदर जाकर अंडमान और निकोबार के रूप में, द्वीप समूह के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और कहानी इवन यहां भी खत्म नहीं है। जरा देखिए, इसके पश्चात आप जो ये सेक्शन देखते हो, यहां आएंगे आप तो आपको यहां क्या दिखाई देगा। ये जो एक हिस्सा आप देख रहे हो इसे कहते हैं सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी, और ये जो सुलेमान श्रेणी है ये पाकिस्तान के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। ये भी हिमालय का ही विस्तार है। और अगर आगे जाओगे तो ये जो पर्वत श्रेणी दिखाई देती है इसे कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत। और ये जो पर्वत श्रेणी है, ये श्रेणी इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, और ये भी कुछ और नहीं है, ये हिमालय का ही विस्तार है। और इवन कुछ ज्योग्राफर्स का तो ये तक कहना है कि जो जाग्रोस वाली श्रेणी जो ईरान में हमें दिखाई देती है, ये भी उसी फोर्स के कारण, उसी मूवमेंट के कारण बनी है जिस मूवमेंट के कारण जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। पर सभी ज्योग्राफर्स का कहना नहीं है। तो इसे याद रखना कि केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज करना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल इतना ही याद रखना कि ये इतना जो है हिमालय का विस्तार है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट क्लियर है। बट मेंस में लिखते समय आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो दैट कुछ ज्योग्राफर्स का ये मानना है कि यहां पर हमें जो जाग्रोस पर्वत दिखाई देता है, जाग्रोस पर्वत जो आता कहां पर है, यह आता है ईरान में। यह हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ठीक, यहां जो फोर्स, देखिए एक्सटेंशन कहने का आशय पहले जान लीजिए। एक्सटेंशन कहने का आशय यह है कि जिस बल ने इस पर्वत को बनाया है, उसी बल ने बेसिकली यहां के पर्वतों का भी निर्माण करा है। ठीक है, सो अगर आप यहां से लेकर यहां तक की लंबाई नापोगे तो आप एक बात नोटिस कर पाओगे कि हिमालय की जो लंबाई है वो वर्ल्ड में फिर अदर किसी भी माउंटेन रेंज से ज्यादा हो जाएगी, अगर हम इसके सारे विस्तारों को इंक्लूड कर दें तो। पॉइंट क्लियर है? सो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है बिकॉज ऑफ दिस, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है अगर हम इसके एक्सटेंशंस को इंक्लूड कर दें। इसमें आपको हिंदू कुश दिखाई देगा, सुलेमान दिखाई देगा, जाग्रोस दिखाई देगा, पूरा अंडमान निकोबार का एरिया दिखाई देगा, अराकान योमा पर्वत दिखाई देगा, और पूर्वांचल की पूरी पहाड़ियां दिखाई देंगी। आने वाले समय में मैं इस एरिया की बहुत डिटेल्ड मैपिंग कराऊंगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एरिया को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लो। इसके बाद में यहां पर आपको जो है एक रिवर है जिसका नाम है इरावदी। इरावदी के पैरेलली यहां साल्विन नदी है। इरावदी के नीचे आप जाओगे तो इरावदी डॉल्फिन मिलती है, वो डॉल्फिन निकलकर चिल्का झील जाती है, और चिल्का में फिर 6 डॉल्फिन मिलती है, फिनलेस, स्पिनर, स्ट्रिप्ड, बॉटलनेक, हम्पबैक। इसको फिर मैं कनेक्ट कर लूंगा एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेक्शन अपने दिमाग पर पहले सेटल डाउन रखना। खुश? डन? मैं उम्मीद कर रहा हूं ये याद हो गया है। चलो अब नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। हम देखते हैं कि ये तो हो गया भाई हिमालय का एक सामान्य परिचय कि इसके जो है एक्सटेंशन कहां कहां है और किस प्रकार से है। अब जरा आइए हम चर्चा करते हैं कि हिमालय का एग्जैक्टली निर्माण कैसे हुआ है, मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो जरा दिमाग खोलकर सुनिएगा, हिमालय का निर्माण। और देखो बच्चों, कोशिश करना कि आप लोग ठीक से डायग्राम वगैरह बनाना सीख लें, क्योंकि डायग्राम, फ्लो चार्ट ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आपके एग्जाम में अदर्स से एक्स्ट्रा मार्क गेन करने में हेल्प करेगी। देखो एकदम खुलकर मैं एक बात कहता हूं कि मतलब इस बात को मान लेना यार, मतलब मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं, ये बहुत ट्राई एंड टेस्टेड है कि अगर आपसे कोई कह रहा है ना भाई कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, एग्जाम में आपकी हैंडराइटिंग कैसी है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, तो मानकर चलो कि उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग अच्छी है,
तभी वो ये कह रहा है कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। एकदम झूठ लाइन है ये कि लुक्स डजंट मैटर। मतलब ये कहा जाता है ना कि वे किसी व्यक्ति का जो लुक्स है वो मैटर नहीं करते, तो ये याद रखो कि ये लाइन रॉन्ग है। इफ लुक्स डजंट मैटर देन व्हाई नॉट आई एम शाहरुख खान। भाई कोई व्यक्ति शाहरुख खान नहीं है, उसका स्पष्ट कारण यही है कि लुक्स बेटर है शाहरुख खान के, इसलिए शायद शाहरुख खान है। तो एकदम सिंपल सी वही बात है कि भाई अगर आपकी कॉपी में आपकी हैंडराइटिंग, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर ये अच्छा नहीं है, तो मानकर चलिए कि आपका उत्तर भी वो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ने वाला। तो आपको पहले अपने हैंडराइटिंग पर वर्क करना पड़ेगा, आपको पहले अपने लिखने पर वर्क करना पड़ेगा। और लिखना आप देखकर सीख सकते हो। और जो ये कहता है ना भाई कि सर मेरी हैंडराइटिंग तो बचपन से खराब है, फाइन, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी हैंडराइटिंग, आप जो काम बचपन में बहुत कठिनाई से करते थे, आज आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो। अगर बचपन में आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरी थी तो आज बहुत लेस एफर्ट में सुधर जाएगी। और कैसे सुधर जाएगी, तो 2 मिनट का मेरा लेक्चर सुनिएगा। आई नो आपको लग रहा होगा कि सर आप पढ़ा दो, पर मैं एक जनरल आपको बात बताता हूं। हो सकता है कि वो एक विद्यार्थी जो इस लेक्चर को देख रहा हो, वो लेक्चर को देखने के बाद शायद उस एक विद्यार्थी में ये परिवर्तन आ जाए और हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैं सिर्फ वो एक स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं, तो 2 मिनट का समय लगेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग क्यों खराब होती है, उसका कारण यह है कि आप नोटिस करना, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसको स्लेट और कलम दिया जाता है, चौक दिया जाता है कि आप इस पर लिखिए। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो जो चौक है, वो जो कलम है, वो उस सरफेस को पकड़कर चलती है, राइट। तो वो अक्षरों को पूरा बनाता है। फिर उसे कहा जाता है कि अब आप जो है वो पेंसिल से लिखिए। जब वो पेंसिल से लिखता है तो पेंसिल भी उस कॉपी को, सरफेस को पकड़कर चलती है, फाइन, तो वो अक्षर को पूरा बनाता है। फिर वो कहता है कि उसे इंक पेन से लिखिए, निप वाले पेन से लिखिए। जब वो निप वाले पेन से लिखता है तो फिर उसे समझ में आता है कि अक्षर को पूरा कैसे बनाना है और पेन से लिखते हुए कैसे पूरा बनाना है, और तब जाकर उसे बॉल पेन दिया जाता है। और बॉल पेन का नाम बॉल पेन है ही इसलिए क्योंकि उसके आगे बॉल लगी होती है। इसका मतलब है जब आप किसी चीज को लिखते हो तो लिखते समय बॉल पेन में चीजें बहुत जल्दी स्लिप हो जाती हैं और इसलिए व्यक्ति की हैंडराइटिंग खराब होती है। ठीक, अब आप कहोगे क्या कहना चाह रहे हो सर, हम जो है वो स्लेट कलम से लिखना स्टार्ट करें या दोबारा पेंसिल से लिखना शुरू करें? नो, आप एक काम करो, आपने कभी किसी आर्टिस्ट को देखा है जो ड्राइंग वगैरह बनाता हो? देखेगा वो मोटे पेपर पर ड्रॉ करता है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुना, मैं बहुत काम की बात बताने वाला हूं। याद रखो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हैंडराइटिंग सुधरे तो आप एक काम करिए, 100 GSM का पेपर ले लीजिए। 100 GSM गूगल कर लीजिए, 100 GSM का पेपर, फोटोकॉपी के साइज का पेपर आता है 100 GSM का। ठीक, यह पेपर सामान्य पेपरों से काफी मोटा होता है। आप जिस पेपर को समझ रहे हैं फोटोकॉपी वाला, वो पेपर 75 GSM का है, आपकी कॉपी 75 GSM की होती है। 100 GSM मतलब मोटा पेपर। उस पेपर पर आप लिखना शुरू करिए। वो खुरदुरा होगा, थोड़ा रफ सरफेस का होगा, और जब आप उस पर पेन से लिखोगे तो पेन जल्दी स्लिप नहीं होगा। ठीक है, फाइन। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो ज्यादा अच्छी आएगी अगर आप 100 GSM की कॉपी पर लिखोगे। और इवन पता है इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जब आप कॉपी 100 GSM पर बनाओगे तो यूपीएससी की कॉपी आती है वो 80 या 85 GSM की होती है। तो इससे ना आपको आदत रहेगी कि आप थोड़े मोटे पेपर पर अच्छे से लिख पाते हो। अक्सर बच्चों को देखेगा ये शिकायत होती है कि जब वो मेंस लिखने जाते हैं तो घर पर तो वो आसानी से आंसर पूरा लिख पाते हैं, लेकिन वो वहां पर कॉपी में उतने अच्छे से पूरा आंसर नहीं लिख पाते। कारण यही होता है कि उन्हें थोड़ा पतले पेज पर लिखने की आदत होती है। वहां पर जो थोड़ा थिक पेज मिलता है उसमें हैंडराइटिंग थोड़ी धीमी हो जाती है। तो आपकी हैंडराइटिंग धीमी नहीं होगी अगर आप माइन्यूटली इस बात को एनालाइज करोगे। तो जो व्यक्ति ये चाहता है, और इवन मैं तो आपको बताऊं तो जो मेरी ऑप्शनल की क्लास है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की, उसके ओरिएंटेशन में ही मैं बच्चों से कह देता हूं कि यार कोशिश करना कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कर लो, 100 GSM के पेपर खरीद लो। 300-400 का एक पूरा बंडल आता है 500 पेजेस का, आप उससे कॉपी बना लीजिए। आप देखिए, उस पर लिखिए, आपके डायग्राम भी अच्छे बनेंगे, फ्लो चार्ट भी अच्छा बनेगा और सारी चीजें आप आसानी से समझ भी पाओगे। तो ये पूरा ट्राई करना कि आप सभी जो है 100 GSM की कॉपी पर लिखना शुरू करो। चलो
वापस आते हैं। देखिए अब आइए हम देखते हैं हिमालय का एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे हुआ है या निर्माण कैसे हुआ है। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन है अफ्रीका का और भारत अफ्रीका से जो है वो अलग हुआ था। ठीक, अभी से कुछ समय पहले मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि इंडिया वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ अफ्रीका, हम पहले अफ्रीका का हिस्सा थे। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस सीरीज का वेरी फर्स्ट लेक्चर वॉज यही वाला पार्ट, तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। अब जरा ध्यान से देखो, ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये पोर्शन आपको दिखाई देगा हमारे यूरेशियन प्लेट का। ठीक, तो अब ना सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ठीक, ये जो मैं बना रहा हूं इसे बनाते हुए देखें और ट्राई करें कि आप इसे मिमिक कर लो। मिमिक कर लेने का मतलब जानते हैं, इसे कॉपी कर लें। आप जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप एग्जैक्टली ऐसे जो है वो आसानी से अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए। सो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये यूरेशियन प्लेट है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये अफ्रीकन प्लेट है, और यहां देखिए ये वाला पार्ट हमारा प्रायद्वीपीय भारत है या हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत दिखाई पड़ता है। और जरा फोकस होकर देखिएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन यहां पर आपको दो ऐसे लिम इसके दिखाई दे रहे हैं निकले हुए, ये इसकी दो भुजाएं हैं। ठीक है, ये इसके दो फ्रिक्शंस हैं, ये इसके दो भाग हैं। ठीक, और ये जो भाग आप देख रहे हो, ये जो दो भाग आप देख रहे हो, इसमें याद रखना क्या आता है। तो यहां मैं जरा बना देता हूं, इन्हें कहते हैं अरावली। दिस साइड इज अरावली पर्वत, याद करिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पोर्शन कहलाता है राजमहल की पहाड़ियां। फाइन, सो इस तरफ आपको अरावली पर्वत दिखाई देगा, इधर आपको राजमहल की पहाड़ियां दिखाई देंगी, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। अब जरा ध्यान से देखना कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कैसे यहां से अलग होता है, और अलग होने के बाद ये ऐसे जो है आगे मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक, अब जरा रुक जाइए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका से अलग हुआ, अफ्रीका से अलग होने के बाद ये आगे गया, और आगे बच्चों यहां पर एक लोकल सी था, एक छोटा सा संकीर्ण सागर, एक उथला संकीर्ण सागर। वर्ड को रिपीट कर लीजिए माइंड में, एक नैरो शैलो सी, एक उथला संकीर्ण सागर। और इस सागर का नाम क्या है जल्दी से बताओ, क्या कोई जानता है इस सी का नाम क्या है बच्चों? जस्ट मेंशन योर कमेंट, ये कौन सा सी है? अरे भाई सब लोग आपस में बात कर रहे हो, जल्दी से बताओ ये कौन सा सी है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये कौन सा सागर कहलाता है? कमेंट करिए जल्दी से, एक ही बच्चे ने अभी तक बताया है। मैंने पहले भी इसे पढ़ाया है भाई, याद करें, इसकी चर्चा हमारी पहले भी हुई है। एग्जैक्टली इसे कहा जाता है टेथिस सी, टेथिस सागर। जो बच्चे ऑप्शनल लेंगे उसे भूसन्नति कहेंगे। भूसन्नति को इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ये जियोसिंक्लाइन है, ये भूसन्नति है। ठीक, और ये जो भूसन्नति है ये हमें प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में दिखाई देती है। अब यहां ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण, यानी कि ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है हमारे प्रायद्वीपीय भारत का, ये मूवमेंट ये है उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्वी प्रवाह। इस प्रवाह के कारण दो चरणों में घटना हो रही है। ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले तो इस भाग के आगे बढ़ने से ये जो सागर है ये सागर इस प्लेट से टकरा रहा है, अर्थात सबसे पहले जो कोलिजन हो रहा है वो हो रहा है यूरेशियन प्लेट और टेथिस सागर की प्लेट के बीच में। और ये जो अभिसरण है ये कौन सा वाला अभिसरण होगा? ये होगा महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण। और याद रखना कि जब कभी महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण होता है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक कन्वर्जेंस होता है, उस कंडीशन पे पर्वत तो बनते ही हैं, नो डाउट पर्वत बनते हैं, लेकिन साथ ही उन पर्वतों की दरारों के अंदर मैग्मा भी उपस्थित होता है। आप याद करें, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसे पढ़ा होगा,
कि इस तरीके से कंडीशन है, ये है भाई महासागरीय प्लेट, और यहां आपको दिखाई देगी महाद्वीपीय प्लेट। ठीक, ये पोर्शन में आपको दिखाई देगी इस तरीके से महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट का मैं यहां लिख दूं महाद्वीपीय प्लेट, और ये है महासागरीय प्लेट। फाइन। और जब कभी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के मध्य अभिसरण होता है तो जो महासागरीय प्लेट है, चूंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, ये सबडक्ट हो जाती है, छेपित हो जाती है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। और जब ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित होती है तो इससे क्या होगा? फाइन। जब ये प्लेट ऐसे नीचे जाएगी तो इससे क्या होगा डियर? यहां पर उपस्थित है रेड हॉट मैग्मा। ठीक, इस स्थान को हम कहते हैं दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर। फाइन। एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल का मैग्मा इस प्लेट को पिघला देगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, वेट अ सेकेंड, ध्यान से सुनना भाई। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट ऐसे टकराएंगी। जब डियर ये प्लेटें टकराएंगी तो टकराने के बाद ऐसा थोड़ी है कि महासागरीय प्लेट कहेगी कि अरे महाद्वीपीय प्लेट है, तुरंत नीचे चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। पहले ये टकराएंगी और टकराने पर चट्टानें टूटेंगी, और टूटेंगी किसकी? महाद्वीपीय प्लेट की चट्टानें। और जब ये टूटेंगी तो यहां पर बनेगा पर्वत। ठीक, ये ऐसे पर्वत बनेगा, चट्टानें टूटकर बाहर आएंगी। अब भाई ध्यान दीजिएगा, यहां चट्टानें टूटकर बाहर आई हैं, यानी कि अंदर दरारें हैं। ठीक, अब यह प्लेट तो रुकेगी नहीं, यह प्लेट अंदर ही जाएगी। जब यह प्लेट कंटिन्यूसली अंदर जाएगी, फाइन, जब यह प्लेट कंटिन्यूसली अंदर जाएगी तो यह पिघलेगी। पिघलने पर मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बनने पर वो मैग्मा बाहर आने का प्रयास करेगा। भाई यहां कोई जगह तो है नहीं कि एक्स्ट्रा मैग्मा फॉर्म होने के बाद यहां रखा रह सके। सो चूंकि ये एरिया फुल पैक्ड है, यहां पर मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, और मैग्मा का फॉर्मेशन होने के बाद यह मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, और यहां पर अंदर पर्वत के निर्माण के साथ चट्टानें टूटकर बाहर आई थी, इसलिए यहां पर अंदर दरारें हैं। और दरारें होने के कारण यहां पर मैग्मा जो है वो इन दरारों के अंदर ऐसे भर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी महासागरीय और महाद्वीपीय जो प्लेट है इनके मध्य अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लूं। फाइन, जब भी कभी इन प्लेटों के मध्य अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो आप पाओगे कि जो पर्वत बनते हैं, मतलब जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, वो माउंटेन्स जो है वो ज्वालामुखी उत्पत्ति के होते हैं। तो देखिए जरा, अभी मैंने इसे 3D कर दिया है। जो बच्चे ऑप्शनल के हों वो बच्चे जो है वो ध्यान से इसे 3D ही बनाएं। जीएस के स्टूडेंट्स जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे कि आप इसे 3D बनाओ, आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करोगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक, सो जैसे ही महासागरीय प्लेट अंदर जाएगी, ये छेपित होकर मेल्ट होगी, मेल्ट होने पर मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बनने पर ये जो है ये इन दरारों से होते हुए ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अब सुनिएगा, अगर ये प्लेट बिल्कुल ना रुके और ये कंटिन्यू आगे जाती रहे तो ये मैग्मा इतना ज्यादा हो जाएगा कि कभी कभी ये कुछ पहाड़ों की चोटियों से जो है ऐसे विस्फोट के साथ बाहर भी आ जाएगा। हर जगह बाहर नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक, तो कहीं कहीं पर महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के मध्य अभिसरण के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, हर जगह नहीं होता। ठीक, जैसे हमारे इस क्षेत्र में नहीं होता। जब टेथिस सागर की प्लेट और यहां देखिए, जब टेथिस सागर की प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण हुआ तो मैंने कहा था कि यह जियो सिंक्लाइन है, भूसन्नति है, इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है। इस कारण से यह प्लेट छेपित हुई और इतनी छेपित हुई कि पूरी की पूरी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद इस अभिसरण का परिणाम यह निकला कि यहां पर बच्चों फॉर्मेशन होता है एक पर्वत का। अब यहां जरा ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर फॉर्मेशन होता है एक पर्वत का। इस पर्वत को जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पर्वत को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, यहां ध्यान से सुनो, दिस इज कॉल्ड एज
ट्रांस हिमालय। अब ये जो ट्रांस हिमालय शब्द है, ये ट्रांस वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि याद रखिए कि हिमालय का निर्माण तो तब होगा जब प्रायद्वीपीय भारत टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, और अभी प्रायद्वीपीय भारत कहां है? तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो स्थिति है, ये वो है जहां पर अभी के समय आपको जो मालदीव्स, सुकोत्रा छागोस, ये द्वीप दिखाई देते हैं। मतलब श्रीलंका से भी नीचे उस समय भारत था। फाइन, जब ट्रांस हिमालय बन रहा था, आई रिपीट, जिस समय ट्रांस हिमालय बन रहा था उस समय भारत श्रीलंका वाले हिस्से से भी नीचे था। ठीक है, तो इतना नीचे उपस्थित था हिमालय, और उस समय पर इतने नीचे उपस्थित था बेसिकली हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और उस समय पर निर्मित हुआ था ट्रांस हिमालय। ठीक, डन। सो ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय बनने के साथ ये टेथिस सागर समय के साथ अंदर चला गया, और यह सागर चूंकि इतना चौड़ा नहीं था, इस कारण से मैग्मा निकलकर बाहर नहीं आया, लेकिन यह सागरीय प्लेट थी, इसीलिए यह मैग्मा बना तो था और दरारों के अंदर जमा भी था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, पहला स्टेटमेंट कि यह मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट कि यह ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, पर ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, तो याद रखना, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, और दूसरा कि यह जो है ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, पर ज्वालामुखी नहीं है। इसमें जो भी मैग्मा था वो इसकी दरारों में भरकर ठंडा हो चुका है। ठीक, डन, क्लियर। और इसी कारण ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, आई थिंक आपने नाम शायद सुना ना हो, इसे कहा जाता है एक और पर्वत के नाम से। ठीक, आइए सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, यह है हिमालय। तो हिमालय के केस में इसका एक भाग है विच इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयास, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। एक है जिसे हम कहते हैं मुख्य हिमालय, जिसका निर्माण अभी होगा, मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण हुआ है महासागरीय, कौन सी प्लेट? टेथिस की प्लेट। और महाद्वीपीय, कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। इन प्लेटों के मध्य अभिसरण से। ठीक, और इसी कारण ये जो पर्वत है ये क्या है? तो पहली बात, ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। दूसरा, ये ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, ज्वालामुखीय उत्पत्ति के हैं। और तीसरी बात, एक शब्द बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। टेल मी, अगर मैंने आपसे कहा कि नीलगिरी कहां है, आप कहोगे सर दक्षिण भारत में है। मैंने कहा महेंद्रगिरी कहां है, आप कहोगे सर दक्षिण भारत में है। फिर मैंने कहा कृष्णगिरी कहां है, तो आप सभी कहोगे अरे सर गिरी मतलब की होता है द्रविड़ भाषा में बेसिकली पर्वत, द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत की भाषा है, तो कृष्णगिरी पर्वत भी जो है बट ऑब्वियस है दक्षिण भारत में होंगे। पर याद रखना, जो कृष्णगिरी पर्वत है वो ट्रांस हिमालय का ही नाम है, इसलिए याद रखिए कि इसे जो है वो कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। तो हिमालयास, ट्रांस हिमालयास आर ऑल्सो कॉल्ड एज कृष्णगिरी पर्वत। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है वो टेथिस सागर और बेसिकली यूरेशियन प्लेट, इसके मध्य अभिसरण से बना है, और इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक शब्द और, इसे ट्रांस क्यों कहा जाता है, मतलब वाई वी यूज टू कॉल इट ट्रांस, इसे ट्रांस कहने का रीजन क्या है? तो याद रखना, ट्रांस का मतलब होता है पार। फाइन, और किसके पार? तो बेसिकली मुख्य हिमालय के उस पार का हिमालय, मतलब वो हिमालय जो कि मेन हिमालय के उस तरफ है, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय।
सो हिमालय के केस में आपको जो है इसका एक सेक्शन दिखता है जो मेन हिमालय के दूसरी तरफ आता है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय इज अ प्लेस जिसके बारे में अभी से कुछ समय बाद हम इतना डिटेल में बात करेंगे। दैट सबसे पहला पॉइंट तो यही देखना, दैट ट्रांस हिमालय हमने पीछे बनाया है पर यह है काफी नीचे तक, ठीक। और यह था, अब जरा ध्यान से सुना, जो ट्रांस हिमालय था ना बच्चों, यह यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल किनारे पर था। और यह इतने किनारे पर था कि आप पाओगे दैट यहां पर जब मुख्य हिमालय बना तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में टेथिस सागर का पानी भरा हुआ है। याद करिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में आज भी टेथिस सागर का पानी सुरक्षित है और इस पानी को हम कहते हैं राक्षस ताल। यहां पर आपको और लेक्स के फॉर्म में दिखाई देगा। देयर इज अनदर लेक कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको यार, जहां पर जो है वो भारत और चीन की सीमा के बीच में विवाद चल रहा है, पेंगोंग सो लेक, फाइन, सोमोरिरी लेक, दीपसांग लेक, फाइन, सोमोरिरी, दीपसांग, पेंगोंग सो, राक्षस ताल, ये सारी झीलें हिमालय के उस पोर्शन में आती हैं जिस पोर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय ध्रुव है। आप सोचकर देखें, इतनी ज्यादा जो इतने मैसिव अमाउंट में जहां स्नो जमी है, जहां ताजा पानी है, वो पानी वाली जगह जो है वो आपको खारे पानी से युक्त दिखाई दे रही है। इसका रीजन कुछ और नहीं है, ये टेथिस सागर का पानी ही है। ये हिमालय, ट्रांस हिमालय के पर्वत जो है वो नीचे तक आते हैं कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी के नाम से। और यहीं पर जो है वो इस ट्रांस हिमालय के तलहटी में एक मैसिव जाइंट साइज रिवर हुआ करती थी। इस रिवर का नाम है इंडो शिवालिक नदी। और इवन ये नदी जो है आज के समय जहां असम आपको दिखाई देता है वहां बहती थी। मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक एंशिएंट रिवर थी, जाइंट रिवर थी, उसका नाम था इंडो शिवालिक रिवर। और ये आज के समय जहां असम है वहां से उद्गम लेती थी और अभी जहां पाकिस्तान का सिंध है ये वहां जाकर अपना जल विसर्जित करती थी, फाइन। और जहां ये जल विसर्जित करती थी वहां पर बीच में इस पूरे एरिया में हिमालय का निर्माण हो गया और इसीलिए ये इंडो शिवालिक नदी जो है वो कई धाराओं में टूट गई। और आप इमेजिन करिए कि आज के समय हमें जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये नदियां दिखाई देती हैं और ये वर्ल्ड की आज के टाइम पे सिग्निफिकेंटली लार्ज रिवर्स हैं, पर्याप्त रूप से बड़ी नदियां हैं। ये नदियां कुछ और नहीं, इस बड़ी नदी की 3 धाराएं हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। दे आर नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये कुछ और नहीं है, इस वृहद इंडो शिवालिक नदी की 3 विभाजित शाखाएं हैं। और आप देखिए कि वर्ल्ड के कुछ फेमस बंदरगाहों में से एक है कलकत्ता, और कलकत्ता बंदरगाह एक नदी पर बना है, वो हुगली है। और हुगली एक शाखा है गंगा की। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि गंगा एक शाखा है इंडो शिवालिक नदी की। तो क्या मैसिव साइज रहा होगा इंडो शिवालिक रिवर का। और यह इस क्षेत्र में बहती थी और इसी नदी के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, और इसी नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से, सेडिमेंट से यह पूरा टेथिस सागर का शेष हिस्सा जो है वो अवसाद से भर गया और एक मैदान में बदल गया। यह बहुत सुपरफिशियल स्टेटमेंट है, यह बहुत सतही स्टेटमेंट है दैट गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। वास्तविकता में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, यह जो नदी आपको दिखाई देती है बाय द नेम ऑफ इंडो शिवालिक, यह लाती थी सेडिमेंट और यह सेडिमेंट अपने छोड़ती थी कहां, इस टेथिस सागर में। और इसके कारण यह हिस्सा भर गया अवसादों से और यह मैदान बना, फाइन। और यह याद रखिएगा कि यह स्टेटमेंट जब आप लिखोगे ना आपके मेंस की कॉपी पे, तो जनरली सारे स्टूडेंट लिख रहे होंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो है वो गंगा, इसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियां और सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। तो एग्जामिनर जो है वो एक्सपर्ट होता है सब्जेक्ट का। यह बहुत सतही बात है और यह बहुत बिगिनर लेवल स्टेटमेंट है। जब आप लिखोगे कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण एक प्राचीन नदी इंडो शिवालिक, जिसकी धाराएं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है, जिससे टेथिस सागर भर गया और टेथिस सागर का पानी अवसाद से भरने के कारण एक मैदान में बदल गया। और इवन मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। आपने सुना होगा वो समुद्र मंथन वाली कहानी, जहां पे मेनू मंदार जो पर्वत है
उसे जो है वो देवता और राक्षस मिलकर जो है वो मथनी की तरह उपयोग करते हैं। वो मेनू मंदार पर्वत आपको जो है वो बिहार में दिखता है और ये मैदान एग्जैक्टली कुछ नहीं टेथिस सागर का ही हिस्सा था। और इतना ही नहीं, ये इस प्रकार की घटना के एक सागर है, सागर के बीच में पर्वत है और पर्वत के बीच में ये सब चीजें हो रही हैं। ये घटना या ये कथा केवल भारत में फेमस नहीं है, आपको ये स्टोरी जो है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक दिखाई देगी, इसी से मिलती जुलती। फाइन, सो मेक श्योर कि ये एरिया में आपको जो है सागर दिखेगा और समय के साथ ये लाए गए अवसाद से जो है वो भर गया और ये नदी थी इंडो शिवालिक नदी। ठीक, ये ट्रांस हिमालय के जस्ट आगे बहती थी। ठीक, चलो, सो यहां आपको दिखाई देगा ट्रांस हिमालय का निर्माण ये आपको दो प्लेटों के माध्यम से। अब आइए जरा मुख्य हिमालय की चर्चा करते हैं। ये मुख्य लिखना था भाई, मुख्य लिखा हुआ है बस, ये है मुख्य हिमालय। ठीक, अब देखो मुख्य हिमालय का जो निर्माण है ये कैसे हुआ। तो मुख्य हिमालय का बच्चों निर्माण हुआ महाद्वीपीय व महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण से। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। कौन सी वाली? प्रायद्वीपीय वाली। और ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। फाइन, सो यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, इन दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण के कारण जो है आप पाओगे कि इस स्थान पर मुख्य हिमालय का निर्माण होता है। अब इससे संबंधित कुछ डायमेंशंस हमें और जानने हैं। जैसे सबसे पहली चीज, इसमें सिंटेक्शियल बैंड क्यों है, जिसकी चर्चा मैंने पहले करी थी। सिंटेक्शियल बैंड क्यों है, दक्षिणावर्ती इसमें मोड़ क्यों है। दूसरी चीज, इसमें हॉग बैक, ये जो है वो आकृति का नाम है, हॉग बैक, इसमें हमें आकृति क्यों दिखाई देती है। और साथ ही इसकी ऊंचाई, यानी कि मुख्य हिमालय की जो ऊंचाई है इसमें वृद्धि हो रही है, इसके हमारे पास क्या साक्ष्य हैं। फाइन, आइए अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सो आई थिंक अब सभी को क्लियर है दैट निर्माण कैसे हो गया। तो ये पार्ट ऐसे टूटकर आगे गया, आगे जाने के बाद उसने इस पार्ट को धक्का दिया जिससे यूरेशियन प्लेट में ट्रांस हिमालय बन गए। ट्रांस हिमालय के सामने से नदियां आई, नदियों ने यहां अपना अवसाद छोड़ा, अवसाद के साथ ये मैदान भरता गया और ये प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ा तो यहां पर जो है वो मुख्य हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, डन। चलिए अब आइए जरा मैं आपसे आगे की चर्चा करता हूं। देखें सभी लोग जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना। सबसे पहली चीज तो हमें हिमालय में बच्चों सिंटेक्शियल बैंड क्यों दिखाई देता है। सिंटेक्शियल बैंड ये हमें क्यों दिखता है। सिंटेक्शियल बैंड इन हिमालय, देखो सिंटेक्शियल बैंड कहां है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत दिखाई दे रहा है। अब देखो जब मैं हिमालय बनाता हूं आपको इस तरीके से हिमालय दिखाई देगा। ठीक, इसमें जरा नोटिस करो इस भाग के बारे में। सबसे पहले ये पोर्शन आपको दिख रहा है और फिर ये पोर्शन दिख रहा है। जरा नोटिस करो बच्चों, इस पोर्शन में ये हिमालय में आपको ऐसा यू का आकार दिख रहा है। ये इस तरीके से नीचे की तरफ क्यों मुड़ा हुआ है। फाइन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखो ये याद रखना कि आपका जो ज्योग्राफी है ये स्ट्रांग होना मस्ट है। ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं है तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्री क्वालिफाई करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो अगर आप अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करो। जिनका ऑप्शनल होता है उन्हें और भी ज्यादा इससे स्ट्रेंथ मिल पाती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो तो आप जो है वो इस सब्जेक्ट को एक जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो, बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो। और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो ऑप्शनल की तरह पढ़ो। हमारे माध्यम की सबसे बड़ी समस्या याद रखिएगा, मैं आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन दैट हमारे माध्यम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इस ऑप्शनल के साथ अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप देख ही रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं
और अगर आप जानते हैं तो आप जस्ट यहां पर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर बच्चे क्लिक करिए, ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, ऑप्शनल की डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, उन क्लासेस को देखिए। और ऐसा नहीं है कि आधे एक घंटे की क्लास हो, फुल फ्लैज 3 घंटे की क्लास है, और एक नहीं कई हैं। आप उन्हें ठीक से पढ़िए, उन्हें देखिए कि किस गहराई में जाकर और किस मैनर में हम ऑप्शनल को कवर करते हैं। मैं लिख कर देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शनल की क्लास को सिर्फ 30 मिनट्स देख ले और रैंडमली किसी भी क्लास को देख ले सिर्फ 30 मिनट्स, तो आप पूरा 3 घंटा उस क्लास को देखेंगे। इतना रोचक ऑप्शनल है ज्योग्राफी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या इसी बात से होती है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट समय के साथ उन्हें बोरिंग लगने लगता है। 5 महीने एक ही विषय के बारे में बहुत गहराई से पढ़ने पर आप बोर हो जाते हैं। मैं राइटिंग में लिखकर दे सकता हूं कि आप ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में 3 आवर की क्लास यू विल गोइंग टू मिस। फाइन, मतलब आपका जब सिलेबस हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जल्दी खत्म हो गया हमारा सिलेबस। इतना इंटरेस्टफुल होता है भूगोल। बस इतना कि आप जो है वो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ तैयारी करें। और हमारे जो माध्यम है उसके कम रिजल्ट का एक रीजन ये भी है कि हम इस ऑप्शनल के साथ तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप जरूर इससे तैयारी करें। चलिए वापस आते हैं। और अगर आप फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो तो याद रखो कि स्टडी आईक्यू के संपूर्ण बैच भी हैं। अगर आप फुल फ्लैश पढ़ना चाहते हो तो टोटल फाउंडेशन प्लस आपका सीसेट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। ये बैचेस भी अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, चलिए आइए। सर यूट्यूब की क्लासेस कमाल की हैं। हाँ, ये तो है ही, फाइन। लेकिन आप जब इसे एज अ ऑप्शनल पढ़ते हो बच्चे तो फिर और भी ज़्यादा एडवांसमेंट होता है। क्या होता है कि ऑप्शनल में गहराई ज़्यादा होती है, 1 या 1.5 घंटे की क्लास में उसे कवर नहीं करा जा सकता। ठीक है, मैं 1 घंटे की क्लास में अगर पढ़ाने का प्रयास करूँ ऑप्शनल भूगोल तो वो टॉपिक्स कंप्लीट ही नहीं होंगे उस गहराई के साथ। मैं कह जरूर दूंगा कि ऑप्शनल है, पर उसमें उस ऑप्शनल की गहराई दिखाई नहीं देगी। इसीलिए मैं YouTube पर ऑप्शनल की क्लास ज़्यादा जो है वो कंडक्ट ऐसे जनरली नहीं करता, बिकॉज थोड़ा दिक्कत होती है। इससे ना बच्चे के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि इतना ही होता है कि ऑप्शनल। फाइन, ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक पर भी अगर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो उसमें बहुत गहराई होती है, तो 3 घंटे का समय उसमें लगता है। तो अगर मैं उसे कह दूं कि बस ये ऑप्शनल की क्लास है और उसमें मैं जनरल चीज़ें पढ़ाकर चला जाऊं तो इससे रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर आ सकते हैं उस क्लास में। सर ज्योग्राफी मुझे पसंद है। देखो, आप सभी ना डिसाइड इसी आधार पर करा करें कि आपको जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है आप उसे एज अ ऑप्शनल ऑप्ट करें। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखना। ये आपको दिखाई देगा हिमालय के केस में ऐसा बेंड, इसे बच्चों कहते हैं सिंटेक्शियल बेंड। ठीक, ये सिंटेक्शियल बेंड है। और यहां पर आपको इस एरिया में यहां आपको दिखता है नंगा पर्वत माउंटेन, और इस स्थान पर आपको दिखाई देता है नामचा बरुआ पर्वत। और इन दो लोकेशन से हिमालय ऐसे जो है वो दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है। मैं यहां नाम लिख दूं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहां पर सिंटेक्शियल बैंड दिखते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये आकृति हमें क्यों दिख रही है, तो बच्चे इसका रीजन आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, और इस प्रायद्वीपीय भारत के इस शेप को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जरा सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा ये एग्जैक्टली शेप कैसा है। तो ये शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको यहां पर 2 भुजाएं दिखती हैं। मैंने पहले भी बताया है, यह है अरावली पर्वत, और यह है राजमहल की पहाड़ियां। अब जरा आप इमेजिन करो, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जस्ट इमेजिन कि इतनी थिक एक वॉल है, फोम से बनी हुई, अवसाद से बनी हुई, इतनी मोटी एक वॉल है, और वो वॉल मेरे ऐसे सामने रखी हुई है। ठीक है, अब मैं इस प्रकार से अपने 2 हाथ लेकर उस वॉल की तरफ मूव करता हूं। ठीक, तो इमेजिन करो सबसे पहले कौन सा मेरा हाथ टकराएगा, ये ए हैंड, सबसे पहले ये वाला हैंड टकराएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा हैंड टकराएगा, ये बी वाला हैंड टकराएगा। सबसे जोर से हिट ए हैंड करेगा,
सेकंड नंबर पे सबसे जोर से हिट ये बी हैंड करेगा और इसके बाद जो है मेरा चेस्ट वाला हिस्सा जो है उससे टकराएगा। सही कह रहा हूं मैं? कुछ ऐसा ही हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के साथ भी। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हिस्सा जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इसके टकराने पर सबसे पहले ये हिस्सा जब उससे टकराया तो यहां पर चट्टानें जो है वो निकलना प्रारंभ करती हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे जरा कॉपी कर लूं। ठीक है, देखो, और इसे थोड़ा सा ना हम शिफ्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हम राजमहल की पहाड़ियां मिटा देते हैं। आओ अब जरा ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो सबसे पहले कहां पर्वत बना होगा? सबसे पहले ना यहां पर्वत बना होगा। ठीक, उसके पश्चात यह हिस्सा टकराया और यह हिस्सा टकराने के पश्चात यहां पर्वत बना होगा। ठीक, लेकिन यह प्लेट है कि रुक नहीं रही, यह और आगे जाएगी। जब ये और आगे जाएगी तो यहां पर इसके इस तरीके से जो है वो पर्वत बनते जाएंगे और यहां से फिर इस तरीके से नीचे पर्वत बनते जाएंगे। सो आपको एग्जैक्टली हिमालय में ये सिंटेक्शियल बैंड क्यों दिख रहा है? तो डियर, उसका स्पष्ट कारण है। स्पष्ट कारण यह है कि इस तरीके का विन्यास, स्ट्रक्चर आपको प्रायद्वीपीय भारत में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। जहां पर यह हिस्सा आगे बढ़ा तो सबसे पहले जो हिस्सा टकराया वो यहां पर बैंड बना, यहां पर बैंड बना और बीच में यहां पर इस प्रकार की आकृति है, यहां पर सैगिंग है, यहां पर झुकाव है, यहां खालीपन है। इस कारण से हिमालय का मध्यवर्ती भाग थोड़ा नीचे है और सबसे ज्यादा फोर्स, यहां ध्यान से सुनिएगा, यह जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स पड़ा है, सबसे अधिक यहां पर क्या हुआ है? संपीड़न हुआ है। संपीड़न का मतलब क्या है? दबाना। सबसे ज्यादा कंप्रेस हुआ है ये भाग, उसके बाद सबसे ज्यादा कंप्रेस ये वाला भाग हुआ है, दूसरे नंबर पे यहां पर संपीड़न हुआ है। और बच्चों यही कारण है कि इन दोनों क्षेत्रों की जो चट्टानें हैं दे आर सुपर हार्ड इन नेचर। जहां जहां पर हमें सिंटेक्शियल बैंड दिखता है वहां वहां पर हमें ये चट्टानें सबसे कठोर दिखाई देती हैं। सबसे कठोर चट्टानों का क्षेत्र है यहां। ठीक, सबसे हार्डेस्ट रॉक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जहां आपको सबसे हार्डेस्ट रॉक मिलेंगी वहीं पर आपको जो है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिखेगा। नोट डाउन करिएगा कि जो सिंटेक्शियल बैंड है इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए यहां ध्यान से, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट, हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की जो जीवन रेखा है, हमारे पंजाब की जो जीवन रेखा है, पाकिस्तान की जो जीवन रेखा है, ये नदियां हैं बाय द नेम ऑफ, यहां एक नदी है इसका नाम है सिंधु नदी और ये जो नदी है यहां इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिए कि ये, जरा मैं नाम लिख दूं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र रिवर और ये इज कॉल्ड एज इंडस रिवर। फाइन, इंडस या सिंधु नदी, फाइन, इसे कहते हैं सिंधु या इंडस। ठीक, याद रखो कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये वो नदियां थीं जो अपने उद्गम के साथ, यहां देखिएगा ध्यान से, ये है, यहां से निकलती है सिंधु और ऐसे करके नीचे आ जाती है। ठीक, और यहां से है ब्रह्मपुत्र, ये निकलकर ऐसे नीचे आ जाती है। याद रखना बच्चों कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर हैं इस एरिया की और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये हिमालय को अपरदित करते हुए, इसे जो है वो काटते हुए आगे जा रही थी। और देखिए ब्रह्मपुत्र तो पूरे हिमालयन रीजन को कट करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये नदियां दो जन्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर नहीं करती, दे नेवर वेंट फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इवन ब्रह्मपुत्र नदी में तो इतना जल और इतना अवसाद है कि बच्चों ये नदी जो है, अगर यहां सिंटेक्शियल बेंड ना होता तो ये नदी ऐसे सीधा जाती है और सीधा जाकर जहां पर अभी मेकोंग नदी अपना जल विसर्जित करती है साउथ चाइना सी में, ये नदी उस सागर में अपना जल विसर्जित करती, सेम लाइक मेकोंग। इतना अवसाद है और इतना पानी है ब्रह्मपुत्र के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज,
और ऐसे ही ये जो है सिंधु नदी भी होती। सिंधु नदी ऐसे नीचे जाती, ऊपर की तरफ जाती और ऊपर जाकर कहीं कैस्पियन सागर या फिर जो काला सागर है वहां अपना जल विसर्जित करती, या फिर बीच में कहीं पर किसी स्थान पर बेसिन में अपना जल विसर्जित करती और वहां झील बनाती। बट सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में आती है, ब्रह्मपुत्र नदी अचानक से टर्न लेकर भारत आ जाती है। ये दोनों नदियां सडनली टर्न लेकर भारत आई ही क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने हिमालय के कई श्रेणियों का अपर्दन करा, बट द मेजर प्रॉब्लम इज ये नदियां अपर्दन नहीं कर पाई उस स्थान का जहां की चट्टानें सबसे ज्यादा संपीड़न का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा जो फोर्स है उसका सामना करती हैं। और ये जो बल है, ये बल हमें दिखाई देता है यहां पर नंगा पर्वत के पास, इस स्थान पर नंगा पर्वत के पास, और इस स्थान पर नामचा बरुआ पर्वत के पास। और क्या इत्तेफाक है कि एग्जैक्टली नंगा पर्वत से टकराकर सिंधु नदी टर्न ले लेती है और नामचा बरुआ पर्वत से टकराकर ब्रह्मपुत्र नदी टर्न ले लेती है। और ये टर्न ले लेती हैं इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं। तो सबसे पहली बात, सिंटेक्शियल बैंड क्यों है? तो ये इसका कारण है, इसकी दो भुजाएं। और सिंटेक्शियल बैंड का महत्व क्या है? तो महत्व यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये नदियां एंटर करती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ठीक से इसे समझ लिया है। ठीक है, बेचारी सरस्वती नदी को किसी का सहारा। मैं अभी आपको बताऊंगा सरस्वती नदी का पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन जब हम राजस्थान का प्लेन करेंगे, देखिएगा आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा इन चीजों के बारे में। चलिए, देयर इज अ शॉकिंग, मतलब मैं एकदम निराधार नहीं कह रहा हूं, मतलब एक शब्द होता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूं मैं, फाइन। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन जो चीजें हम कहीं जो रिलीजन्स हैं, जो धर्म है उनमें देखते हैं, और ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, जो चीज धर्म है वो पहले संस्कृति थी, और संस्कृति का जन्म भूगोल से होता है। जैसा आपका क्लाइमेट वैसे आपका क्लोथ, वैसा आपका फूड, वैसा आपका बिहेवियर, वैसा आपका कल्चर, और वैसा आपका धर्म। फाइन, मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलो। सो ये आपको दिखाई देगा सिंटेक्शियल बैंड। अब आइए जरा एक और आश्चर्यजनक चीज बताकर मैं इस क्लास को खत्म कर देता हूं। हिमालय में, अब जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी फटाफट आंसर करना। ये हिमालय है, ठीक। हिमालय में आपको इसका सबसे ऊंचा भाग क्या लगता है कौन सा दिखाई देना चाहिए था? जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा होना था? ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में यह उत्तर आएगा कि सर सबसे ज्यादा संपीड़न यहां हुआ है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई यहां होनी चाहिए, राइट। ये जो इलाका है यहां पे सबसे ज्यादा संपीड़न है, सबसे ज्यादा संपीड़न है, सर्वाधिक संपीड़न है। लेकिन एक बात बताइए, सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है? तो देखिए, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको इसके मध्यवर्ती भाग में दिखेगी। सबसे ऊंचा भाग, सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको मध्यवर्ती भाग में दिखेगी। और इसे हम दर्शाते कैसे हैं? तो देखो, इसे हम ऐसे दर्शाते हैं, ये धरातल है, सभी लोग ध्यान से देखो, ये धरातल है, ये कर्व है जो दर्शा रहा है कि हिमालय की ये ऊंचाई है। यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस हिस्से को और इस हिस्से को, यहां पर यह हिस्सा कहलाता है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी मतलब ये वाला हिस्सा बच्चों, और यह हिस्सा पूर्वी हिमालय। देखिए, इनकी ऊंचाई कम है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है मध्यवर्ती भाग। और ये जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है, सबसे ज्यादा ऊंचाई। चलो, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से बताएं कि क्या रीजन है कि हिमालय का मध्यवर्ती भाग ज्यादा ऊंचा है बजाय इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग के। फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। क्या लगता है सबसे ज्यादा फोर्स जहां पड़ा, सबसे ज्यादा बल जहां पड़ा, वहां सबसे ज्यादा ऊंचाई नहीं है, सबसे ज्यादा ऊंचाई इसके मध्यवर्ती भाग में है। क्या लगता है सर, रीजन क्या होगा? क्या रीजन है इसमें? हमें बीच वाले भाग में क्यों दिखता है सबसे ऊंचा?
जल्दी से बताओ, आ रहा है कुछ आइडिया? लॉजिक लगा पा रहे हो? ध्यान से सुनना, वास्तविकता में ऐसा क्यों है? तो देखिए, थोड़ा लॉजिकली सुनना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने स्टोरी में क्या कहा था, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो इसे ही हॉग बैक अपीयरेंस कहते हैं। हॉग का मतलब होता है जंगली शूकर, उसकी पीठ के जैसा ऐसे उभरा हुआ, यह हॉग बैक कहलाता है। ठीक, मतलब कुबर जैसा ऐसा निकला हुआ, इसे हॉग बैक अपीयरेंस कहते हैं। ठीक, और ये जो है ये हमें क्यों दिखता है, तो इसका कारण जरा इस डायग्राम में छुपा हुआ है, मेरी एक लाइन में। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले यह भाग टकराया जिससे यहां पर्वत बना, फिर यह भाग टकराया जिससे यहां पर्वत बना। ठीक, ओके, और यहां से आने वाली नदियों ने यहां अवसाद भरा, अवसाद भरने के बाद यहां पूरी जगह मैदान बन गया। और डियर, ये वाला हिस्सा जब आगे बढ़ा ना, ये जो मध्यवर्ती वाला भाग है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मध्यवर्ती वाला भाग है ना, जब ये आगे बढ़ा तो ये आगे बढ़ने पर यूरेशियन प्लेट के सामने जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद था, उस अवसाद से निर्मित जो नर्म चट्टानें थी, ये उससे टकरा रहा था। फाइन, ये दोनों हिस्से यूरेशियन प्लेट की कठोर चट्टानों से टकराए, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये टकराया यहां पर जो अवसाद से निर्मित नर्म चट्टानें थी उससे। और जब ये उससे टकराया तो टकराने पर डियर नर्म चट्टानें ज्यादा बाहर निकली, कठोर चट्टानें उस बल को रेजिस्ट कर रही थी, इसलिए ज्यादा बाहर नहीं निकली। लेकिन ये जो हिस्सा था ये यहां से टकराया तो यहां पर जो अवसाद था वो अवसाद से निर्मित नर्म चट्टानें थी, और जब नर्म चट्टानों पर दबाव पड़ा तो नर्म चट्टानें ज्यादा बाहर निकली। और यही कारण है कि इसका जो मध्यवर्ती भाग है ये वाला, यही कारण है कि इसका जो मध्यवर्ती भाग है इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, और ये अपेक्षाकृत नर्म अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक, और इनकी ऊंचाई तो कम है पर ये बनी कठोरतम यूरेशियन प्लेट की चट्टानों से है, और इसी कारण हमें हिमालय में ऐसा हॉग बैक अपीयरेंस दिखता है। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, और दिस इज कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट। मैं नेक्स्ट क्लास में, देखो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ट्राई करें कि इस सेशन को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप शेयर करोगे तो आई विल फील मोटिवेटेड कि मैं आपको आगे इस सीरीज में इसी गहराई के साथ चीजें बता सकूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो कुछ साक्ष्य बताऊंगा, जैसे अगर आप चाहें तो वैसे हम अभी भी देख सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा समय कम है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि इसे मैं जल्दी ही खत्म कर दूं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक चर्चा अलग से करूंगा क्लास की स्टार्टिंग में ही, और वो चर्चा क्या है? वो चर्चा है बेसिकली हमारे हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के कारण हिंद महासागर में एक गर्त का निर्माण हो रहा है, और उस गर्त के ऊपर कटक बन रहे हैं, और उस कटक के ऊपर द्वीप है, और उस द्वीप में यूएसए रहता है। फाइन, मैं डिटेल में उसके बारे में आपसे कल चर्चा करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करना यार, प्लीज ट्राई कि आप सभी जो है सेशन को जरूर शेयर करो। अगर आप चाहते हो, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये याद रखना कि इस सब्जेक्ट को पढ़कर आप अपना प्री भी स्ट्रेंथन करते हो, इंटरनेशनल रिलेशन भी स्ट्रेंथन करते हो, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा एक पूरा सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के मेंस का, अंतरराष्ट्रीय संबंध एक सब्जेक्ट होता है, और एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन सिंपल वर्ड कॉल्ड इंटरेस्ट। किसी भी प्रकार का संबंध किसी ना किसी प्रकार के मतलब पर निर्भर करता है, और वो मतलब जियोपॉलिटिक्स है, और ये जियोपॉलिटिक्स आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो आंतरिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध से लेकर पर्यावरण, जीव भूगोल, और साथ ही पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब कुछ आप एक स्थान पर ऑप्शनल में पढ़ सकते हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास बैच अवेलेबल है, ये सामने आपके पास बैच का ऑप्शन है। ठीक है,
ये फरवरी माह का बैच है और ये स्पेशल बैच है। ध्यान सुनिएगा, ये स्पेशल बैच है। इस बैच में जो क्लासेस हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट हो रही हैं और मैं टारगेट ऐसा कर रहा हूं कि प्री के पहले वो टॉपिक्स जो कि सबसे ज्यादा प्री में पूछे जाते हैं मैं उन्हें कवर करूंगा। साथ ही इन बैचेस में स्पेशली अगर आप इसका प्रीमियम बैच, इसका जो है प्लेटिनम बैच आता है, उसमें इनरोल करते हो तो उसमें पूरा जीएस का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। क्लास पढ़ते समय आपको जीएस की ज्योग्राफी, जीएस का एनवायरनमेंट इंक्लूडेड होता है क्लास में। ये सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा। जस्ट मैं इतना कहूंगा, आप अभी जाइए, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो, वेबसाइट पर जाओ और डेमो लेक्चर्स देखो जरूर। आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं उससे पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। फाइन। साथ ही ये देखिए पीछे आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। और पहले आप सभी की शिकायत होती थी कि सर जो बैचेस का कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए स्टडी IQ के अब जो बैचेस आपको दिख रहे हैं ये संपूर्ण बैच 9,999 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो प्लीज ट्राई करो कि आप जो है वो अगर क्वालिटीफुल मैनर में पूरा पढ़ना चाहते हो, ये तो सिर्फ जो बैच बताया मैंने ऑप्शनल का बैच था, अगर आप फुल फ्लेज पढ़ना चाहते हो तो आपके पास संपूर्ण बैचेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज और बुक्स का सेट, रेसिडेंशियल प्रोग्राम से लेकर आपके प्री का तक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर प्री और मेंस के समय असिस्टेंस भी देगा। ये सब मिलेगा और ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है। एनरोल करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर लो उसको, वहां चले जाओ और इस कोड को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लो। जस्ट अप्लाई दिस कोड AK लाइव, सारे कोर्सेस मिनिमम कॉस्ट पर मिलेंगे। फाइन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग जरूर इन कोर्सेज का पार्ट बनोगे और ध्यान से ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे। पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना, बैचेस में पढ़ना, यह आपकी चॉइस होगी, पर यह मेरी एडवाइस है कि आप ऑप्ट जरूर करें। देखिएगा फिर जो है आपका रिजल्ट कैसे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। फाइन। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, अगर आपका एकदम फाइनल अटेम्प्ट नहीं है इस वर्ष तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब प्रवीण जी ने, एक बच्चे ने पूछा कि सर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपका एकदम लास्ट अटेम्प्ट नहीं है कि बस यही अटेम्प्ट है, इसके बाद आगे तैयारी नहीं करूंगा, तो अगर ऐसा अटेम्प्ट है तो फिर मत करिएगा, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है परवीन जी। और सीधा अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आइए, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है पीछे। भाई कहां चला गया टेलीग्राम चैनल जी, जस्ट अ सेकेंड, लगता है टेलीग्राम भाई साहब आना नहीं चाह रहे हैं सामने। कोई बात नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है। फाइन। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी, जस्ट गो क्लिक एंड ज्वाइन। सारी PDF मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो, इस पे मेल कर दीजिए, मैं आपको सारा असिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा। डन। तो बच्चों देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग डेफिनेटली इन क्लासेस में आएंगे और मेरे साथ ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।